तो अमित जी, एज ए राइटर जो आपकी जर्नी रही है वो कहाँ से शुरू हुई? 1995 में आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और राइटिंग की शुरुआत हुई। फिर एड फिल्म्स लिखी, अवार्ड शोज लिखे, सोप लिखे और फिर एक टर्निंग पॉइंट जो लाइफ में आया वो था 2006 जब FIR आया। और उसके बाद तो फिर लापतागंज आया। गोपी के अंदाज में कुछ कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे लगा बहुत अच्छा इज़्दा, हसीनाएं अगर मिस्सी रोटी हैं तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा। क्या बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं अश्विन वर्मा स्वागत करता हूं आपका द पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा के एक लेटेस्ट एंड धमाकेदार एपिसोड में। बिकॉज इस एपिसोड में आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इज़्दा, क्योंकि वी हैव अ राइटर ऑफ दिस डायलॉग इज़्दा। दोस्तों, जिस तरह एक एक्टर को एक अच्छे राइटर की तलाश होती है और एक राइटर को एक अच्छे एक्टर की तलाश होती है, और जब एक अच्छे एक्टर और अच्छे राइटर का कॉम्बिनेशन होता है तब जाकर FIR और लापतागंज जैसे सुपरहिट शोज बनते हैं और ABCD जैसी सुपरहिट फिल्में बनती हैं। दोस्तों, ये वो टैलेंटेड राइटर हैं जिन्होंने अवार्ड शोज तक लिखे हैं। तेनाली रामा जैसा सुपरहिट शो कहो या अवार्ड विनिंग अदृश्यम जैसी सुपरहिट वेब सीरीज। आप और हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आज के हमारे इस एपिसोड में आज हम उन राइटर से मिल रहे हैं जिन्होंने ये सब शोज, सुपरहिट शोज हमें दिए हैं। 90s का एक शो, ये उन दिनों की बात है जो आज की जनरेशन भी देखना पसंद करती है। तो चलिए आप और हम मिलकर वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट, जो एक धमाकेदार और बहुत ही टैलेंटेड राइटर हैं, जिनका नाम है अमित आर्यन। अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच यार। अभी देखो, इस बारे में मैं अपने FIR के ही एक कैरेक्टर गोपी के अंदाज में कुछ कहना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे लगा बहुत अच्छा इज़्दा, हसीनाएं अगर मिस्सी रोटी हैं तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा। क्या बात है। तो अमित जी, एज ए राइटर जो आपकी जर्नी रही है वो कहाँ से शुरू हुई? एज ए राइटर जर्नी अगर मैं देखने जाऊँ तो मैं तो 95 से ही कहूँगा, बिकॉज 1995 में आई हैव स्टार्टेड माय करियर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। जी हाँ, हमने सुना फिल्म में। हाँ, मैंने किया, लेकिन उसमें भी क्या होता था, मैं राइटिंग टीम के साथ बहुत इन्वॉल्व रहता था। मेरे जो राइटर्स होते थे उनके साथ बहुत इन्वॉल्व रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक राइटर बनने का जो है कहीं ना कहीं एक चाहत मन में थी। और वो भी देखिए क्या है, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो प्रोफेसर थे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, अतर्रा डिग्री कॉलेज में हिंदी लिटरेचर पढ़ाते थे वो। तो हमारे घर में माहौल क्या होता था, हमारे घर में चंपक चंदा मामा तो आती थी, लेकिन साथ में सरिता मुक्ता, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिन मान, ये भी। तो हम लिटरेचर पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए बचपन से। तो कहीं ना कहीं वो लिटरेचर अंदर गया। हमने बहुत छोटी उम्र में मुंशी प्रेमचंद भी पढ़ लिए, हमने जयशंकर प्रसाद भी पढ़ लिए, मैथिली शरण गुप्त भी पढ़ लिए। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो लिटरेचर गया। तो वो लिटरेचर जो था उसने एक राइटर को जन्म दिया। जब आप इस यूनिवर्सिटी में आए तो आपने डायरेक्शन ज्वाइन किया, क्योंकि आप डायरेक्ट राइटर बनने तो नहीं जो है शुरू कर देंगे। करते 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 फिर एक ऐसा टाइम आया जब लगा कि नहीं, अब जो है राइटिंग ही करनी है। और राइटिंग की शुरुआत हुई। फिर एड फिल्म्स लिखी, अवार्ड शोज लिखे, सोप लिखे और फिर एक टर्निंग पॉइंट जो लाइफ में आया वो था 2006 जब FIR आया। ओके जी, इतना बड़ा हिट शो आपने दिया FIR, मतलब घर घर में, मतलब वो लोग उसे प्यार करते हैं। जी, शो हिट मैंने दिया ये तो मैं कभी बोलते ही नहीं हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा, हाँ, एज अ राइटर मेरा बिगेस्ट हिट आप कह सकते हैं। लेकिन ये एक टीम वर्क है। हमारे जो प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हमारे जो एक्टर्स, हमारी सारी टीम। और कमाल की बात है कि 9 साल तक सारी टीम वही रही, कोई चेंज नहीं हुआ, वरना 9 साल का लंबा सफ़र तो बड़ा कमाल है। और मुझे एक्चुअली, मैं आपको कमाल की बात बताऊं, मुझे लोग जानते हैं कॉमेडी राइटर के तौर पे ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कॉमेडी लिख सकता हूँ। ये कमाल की बात। और हमारे जो प्रोड्यूसर, FIR के जो प्रोड्यूसर हैं मिस्टर संजय कोहली, वो बड़े
मतलब वो बड़े कमाल के हैं। उन्होंने ये चीज़ खोजी कि ये राइटर जो है, ये बंदा जो है, ये कॉमेडी लिख सकता है, और जो राइटर है उसको खुद नहीं पता है ये बात। तो हुआ क्या, मैं उनका एक सोप था वो लिख रहा था, सहारा वन पे एक सोप था ज़ारा। तो जब FIR बन रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप लिखो। मैंने कहा मैं, आपको लगता है मैं लिख सकता हूँ? बोले आप लिखो, आप कॉमेडी लिख लोगे। उनका कॉन्फिडेंस, ये मिस्टर संजय कोहली का कॉन्फिडेंस है कि मैं राइटर कॉमेडी का बना, मैंने FIR लिख लिया, और मैं आज भी जो जाना जाता हूँ या जो भी है, तो मैं अपना पूरा करियर, संजय कोहली एक ऐसे इंसान हैं मेरी ज़िंदगी में जिनको मैं गॉड फादर भी बोल सकता हूँ, और जिनको मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऊपर वाले ने उनको भेजा ये मुझे बताने के लिए कि मेरी दिशा क्या होनी चाहिए, मेरा मार्गदर्शन उन्होंने किया। तो और बहुत अच्छे अच्छे शोज उन्होंने बनाए। अभी भाभी जी घर पे है भी उनका ही शो है, तो कॉमेडी में उन्होंने कमाल कमाल के शोज बनाए हैं। तो उनको मैं इस पॉडकास्ट से भी मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अगर वो देख रहे हैं, कि अगर वो नहीं आते, वो एक गाना था ना राजा हिंदुस्तानी में कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनकर, तो वो उसी तरह से ऊपर वाले ने उनको भेजा, और मैं हमेशा उनको बोलता भी हूँ ये बात। तो इस तरह से देखिए, एक राइटर एक ऐसा शो लिखने लगता है जिसके बारे में उसको खुद नहीं पता है कि वो लिख पाएगा कि नहीं। और उसके बाद तो फिर लापतागंज आया। लापतागंज का भी कहानी बड़ी अच्छी है कि लापतागंज एक्चुअली शुरू किया, जो उसके प्रोड्यूसर हैं बहुत कमाल के राइटर भी हैं, वो मिस्टर अश्विनी धीर, और डायरेक्टर भी जिन्होंने ऑफिस लिखा, ऑफिस जैसा शो लिखा उन्होंने। तो लापतागंज उन्होंने प्रोड्यूस किया और वही लिख रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि उनकी फिल्में शुरू हो गई एज डायरेक्टर। तो अब उसके बाद हुआ कि कौन लिखे, तो चैनल हेड जो थे उस समय अनुज कपूर, वो चाहते थे कि मैं लिखूंगी। FIR बहुत बड़ा हिट चल रहा था, तो फिर मैं अश्विनी जी से मिला, और फिर वहाँ से वो जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर अगले 5 साल तक लापतागंज चला और वो लिखा गया, और आज भी मुझे बहुत इज्जत मिलती है लापतागंज के लिए भी। तो उसका क्रेडिट भी मैं पूरा क्रेडिट मिस्टर अश्विनी धीर को देता हूँ, जिन्होंने वो दुनिया क्रिएट करके मुझे दी कि भाई अब आप इसको जो है कीजिए। इन 2 शो में आपने जो कमाल किया, वो अपॉर्चुनिटी आपको इन लोगों ने जी, इन लोगों ने दी। मतलब समझिए ये ऊपर वाले के भेजे बंदे हैं, क्योंकि जब तक ऊपर वाले का हाथ नहीं होता है तब तक कुछ भी नहीं होता है। इस इंडस्ट्री में मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, ये मुझे पता है। मुझसे बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर वो मुकाम नहीं पा पाए जो मुझे मिल गया, वो स्टारडम मुझे मिला जो उन लोगों को नहीं मिला। तो ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाला चुनता है। तो ऊपर वाला जब बारिश करता है तब तो छोड़ दीजिए, जब वो सिर्फ छींटे भी फेंक देता है और आप पे पड़ जाए ना, तो भी आप बन जाते हैं। अच्छा अमित सर, आप बहुत कमाल के राइटर हैं, ये तो हमें पता है। आपने लापतागंज जैसा सुपरहिट सीरियल लिखा है, आपने FIR जैसा सुपरहिट सीरियल दिया है, आपने ABCD फिल्म की है। तो ABCD फिल्म के बारे में हमने सुना है कि किस तरह से उसमें कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, किस तरह से उसकी मेकिंग हुई, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। जी, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत मजेदार सा जो है किस्सा है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला जिसको बनाना चाहता है उसको कोई नहीं रोक सकता। जी। ऐसा ही कुछ ABCD के साथ है कि आज ABCD इतना बड़ा ब्रांड बनी, लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि हुआ ये था कि रेमो डिसूजा, जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया, रेमो के पास एक कॉन्सेप्ट था सिर्फ, और रेमो को फिल्म बनानी थी। तो रेमो ने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया तुषार हीरानंदानी के साथ। तुषार हीरानंदानी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तुषार हीरानंदानी से डिस्कस हुआ, और देन उसके बाद तुषार ने मुझसे बात की कि भाई ऐसी है, ऐसी फिल्म है, इसको करना है, हम लोगों को मिलके लिखना है। और कमाल की बात ये थी कि रेमो का ये कहना था कि भाई मेरे पास ना प्रोड्यूसर है, ना फाइनेंसर है, ना पैसा है, और मुझे फिल्म बनानी है। ओह हाँ, अच्छा। तो अब मेरा प्रश्न ये था, मतलब मैंने ये पूछा कि भाई ठीक है मैं करूँगा, बट मुझे सिर्फ एक चीज़ ये बताओ कि ये फिल्म कॉमेडी तो नहीं है। बोला नहीं, कॉमेडी नहीं है। मैंने कहा फिर करूँगा। उसका रीज़न ये था कि FIR के हिट होने के बाद, लापतागंज के बाद, फिर जब डेविड धवन साहब ने मुझे बुलाया और अपनी फिल्म दी डू नॉट डिस्टर्ब लिखने के लिए, तो एक स्टम्प सा लग गया कि ये सिर्फ कॉमेडी लिखते हैं। ओके। और ये सिर्फ कॉमेडी लिखेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि यार ऐसा नहीं है, राइटर तो सब कुछ लिख सकता है, और मैं सब कुछ लिखता आया हूँ। सोप लिखे हैं मैंने, अवार्ड्स लिखे हैं मैंने, प्लेज लिखे हैं मैंने, और आज FIR और ये कॉमेडी का ये जो चल पड़ा है, और डेविड धवन की एक स्टंप लगने के बाद तो अब कोई सोचता ही नहीं है। तो मैं ऐसी फिल्म करना चाहता हूँ जो फिल्म कॉमेडी ना हो
और वो फिल्म में मैं प्रूव कर सकूं अपना काम। तो उसने कहा कॉमेडी नहीं है। कहा ठीक है मैं लिखूंगा। तो अब क्या हुआ, एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि एक बार मैं कहीं था और वहाँ बहुत नामी गिरामी राइटर्स मौजूद थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के भी। तो किसी ने कहा मुझसे कि भाई आप जो है सिर्फ कॉमेडी क्यों लिखते हैं, आप और कुछ क्यों नहीं लिखते हैं। तो वो एक अवार्ड शो था जिसके ज्यूरी में था ना। तो मैंने कहा कल आप सब मिलेंगे यहाँ, मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा। अब अगले दिन मैं पहुंचा वहाँ पे जवाब लेके। अच्छा उस पैनल में बड़े बड़े नाम थे वहाँ पे, जावेद अख्तर साहब भी थे, सब बड़े बड़े नाम थे। सबको था कि ये क्या जवाब देंगे इस बात का। तो मैंने कहा देखिए आपकी बात का जो जवाब है वो मैं 4 लाइनों में लिख के लाया हूँ। तो 4 लाइनें ये थी कि गम का पता नहीं मगर खुशी बिकती है। क्या बात। गम का पता नहीं मगर खुशी बिकती है, हर तरफ खरीदारों की भीड़ खड़ी दिखती है। अब दिल का हाल भला कलम क्या लिखे, अब दिल का हाल भला कलम क्या लिखे, अब तो जो बिकता है वो ही कलम लिखती है। क्या बात है, क्या बात। तो ये सुन के जो है मैंने कहा आई होप आप सबको जवाब मिल गया होगा कि मैं सिर्फ कॉमेडी क्यों लिखता हूँ, क्योंकि वही बिकता है भाई, वो बिकता है, लोग आते हैं, हम तो बेच रहे हैं। तो जावेद साहब को भी बहुत पसंद आई ये लाइन, उन्होंने कहा भाई आपने बहुत सही बात, ये जो है बहुत अच्छे 4 लाइनों में ये बात कह दी। तो खैर ABCD के लिए ये था कि कॉमेडी नहीं करते हैं। अब काम शुरू कर दिया हम लोगों ने, स्क्रिप्ट बनानी शुरू कर दी, स्क्रीन प्ले बनता गया, डायलॉग होते गए, होके ये करीब ऑलमोस्ट कुछ 150 पेज की स्क्रिप्ट बनी। अच्छा। अब इसके बाद शुरू हुए इसके नरेशंस। तो मैं नरेट करता था और परफॉर्मिंग नरेशन होता था मेरा। अब कोई भी ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में जिसको हमने इस फिल्म ना सुनाई हो, जिसको हमने पूरा परफॉर्म करके पूरी फिल्म न सुनाई है। और 65 नरेशन होने के बाद जो सब लास्ट नरेशन हमने डिसाइड किया कि अब इसके बाद इस फिल्म को रख देंगे, अब कभी फ्यूचर में बनाएंगे, क्योंकि 65 जगहों से वो रिजेक्ट हो चुकी थी फिल्म। 65 जगहों से रिजेक्ट हो चुकी कि साहब नहीं ये कौन देखेगा। और हमारा लास्ट नरेशन जब हमने डिसाइड किया था वो नरेशन हमारा था UTV में रोनी स्क्रूवाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ। अब नीचे UTV में खड़े होके मैं, रेमो और तुषार हीरानंदानी हमने डिस्कस किया कि चलो यार बस सुनाते हैं, नहीं होगा तो बाद में देखेंगे चलो। क्योंकि जब आप 65 जगहों से हार मान चुके होते हैं तो आपको यही लगता है कि यार हर कोई तो ना कर देता है, पता नहीं क्या होगा। अब साहब वहाँ गए, नरेशन शुरू हुआ, रोनी स्क्रूवाला बैठे हुए हैं और सिद्धार्थ राय कपूर। अब रोनी स्क्रूवाला के साथ क्या है कि उनके ना एक्सप्रेशन नहीं है उनके फेस पे, वो आपको पता नहीं लगेगा कि वो आदमी हाँ और ना हाँ, अब खुश हो रहा है कि नाराज हो रहा है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सिर्फ चिप्स खा रहे हैं बैठे हुए। अच्छा। और मैं पूरी शिद्दत के साथ जो है नरेट कर रहा हूँ आप, कि फिर ऐसा होता है, फिर ये लड़के यहाँ से आते हैं, फिर ये होता है, ये लाइन है, वो है, ये सब मैं नरेट कर रहा हूँ, कोई रिएक्शन नहीं आ रहे हैं। तो अंदर से ये भी हो रहा है कि लगता है यहाँ भी गया। और जैसे ही मैंने जो है बोला कि और द एंड मैंने बोला, रोनी स्क्रूवाला का लुक गया सिद्धार्थ राय कपूर को, दोनों ने एक दूसरे को लुक दिया और इधर हम तीनों ने एक दूसरे को लुक दिया कि क्या होगा। एंड ही सेड लेट्स मेक इट 3D। अब हम लोग शॉक्ड, अच्छा हमें समझ में भी शायद नहीं आ रहा था कि ये सही सुन रहे हैं हम या क्या है। और मालूम पड़ा कि वो फिल्म जो 65 जगहों से ना हो गई थी, वो फिल्म इंडिया की पहली डांस 3D फिल्म बनी। क्या बात है। और वो फिल्म जब बनी और फिल्म रिलीज हुई और मैंने थिएटर्स में जाके खुद देखा कि लोग लास्ट के सीक्वेंस में खड़े होके जय देव आरती कर रहे हैं, वो माहौल जो मैंने देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि यार बताओ, ये इस फिल्म ने ये कमाल कर दिया नए लड़कों के साथ। वो क्लाइमेक्स भी आप ही ने लिखा? वो पूरी फिल्म वो नहीं, मैंने उस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे, मगर पूरी फिल्म लिखने के प्रोसेस में हम सब साथ ही थे, हमने एज टीम काम किया। रेमो, तुषार हीरानंदानी, मैं, उसमें से स्टोरी का क्रेडिट रेमो को है और स्क्रीन प्ले का क्रेडिट तुषार हीरानंदानी को था और डायलॉग का क्रेडिट मुझे था। तो हम मिल के सारा ये हमने किया, क्योंकि बिना मिले ऐसी चीज क्रिएट नहीं होती। उसके बाद साहब ऐसा कमाल हुआ इस फिल्म में कि एक 10-11 करोड़ की फिल्म
प्रिंट पब्लिसिटी के साथ उस जमाने मतलब 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, इस फिल्म ने थिएटर में 65 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था, जो आज अगर आप करें तो 200-250 करोड़ एक नए लड़कों के साथ। और सबसे कमाल ये था, अच्छा मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग उसमें ये था कि प्रभु देवा को हिंदी नहीं आती, मुझे तेलुगु नहीं आती, और वो हिंदी उनसे बुलवाना, हिंदी में उनको नरेट करना, हिंदी के डायलॉग उनको, तो वो भी बड़ा चैलेंज था उसमें। लेकिन साहब जब फिल्म आई उसने जो तहलका मचाया। अब इसमें एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा था कि रेमो ने बोला कि भाई हमारे सामने तो स्पेशल 26 आ रही है अक्षय कुमार की, इतना बड़ा स्टार है उसमें, पता नहीं क्या होगा। तो मैंने एक लाइन बोली थी उस समय, मैंने कहा देखो भाई क्या है, सबसे बड़ा स्टार तो तुम्हारी फिल्म में। उसने बोला कौन स्टार है, मेरी में तो नए नए लड़के हैं, प्रभु देवा। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी फिल्म, हमारी फिल्म में सबसे बड़ा स्टार है गणपति बप्पा, क्या बात, उससे बड़ा स्टार नहीं है कोई, तुम देखना कमाल। क्योंकि फिल्म अगर आप देखेंगे तो गणपति बप्पा के बिना फिल्म नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो आप देखिए फिल्म कमाल कर गई। सो इस तरह से ABCD का निर्माण हुआ और ABCD फिर एक ब्रांड बन गया, और वो फिल्म जो है आज भी आती है तो लोग देखते हैं उस फिल्म को। वो कहते हैं ना सर कि जिस काम में मुश्किलें जितनी ज्यादा होती हैं, बिल्कुल वो काम उतना ही सक्सेसफुल होता है, और हुआ भी बिल्कुल।